नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपको दिखाते हैं, जहां पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है, और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे।
लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और साथियों, यही परिवर्तन आज अयोध्या में भी दिख रहा है। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान लें अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे, और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। साथियों, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही हैं। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। साथियों, जब से
प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रज पड़े हैं और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल विवेक संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है। और अब सीधी तस्वीरें देहरादून से आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि हम केवल आर्थिक मजबूती की दिशा में ही नहीं, बल्कि हम सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक जिम्मेदार राज्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि राजस्व वृद्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक विश्वास की प्रक्रिया है। जब जनता सरकार पर भरोसा करती है और जनता के साथ पारदर्शी तरीके से सरकार व्यवहार करती है, तो विकास की गति अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। विकास तेजी से दौड़ने लगता है। यही कारण है कि हमने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचारों के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था इतना मजबूत बनाया जाए कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश में आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बन सके। और मुझे पूरा विश्वास है, प्रदेश के आप जैसे सभी जागरूक उपभोक्ताओं के सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में हम नवाचार कर रहे हैं। पिछली बार जिस दिन हम लकी ड्रॉ निकाल रहे थे, मैंने उस दिन आप सबसे खनन क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी, और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं, उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं, पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में
हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि अपनी प्रत्येक खरीदारी पर बिल मांगकर लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाएं और राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर राज्य की उन्नति में, राज्य की गति में अपना योगदान सुनिश्चित करें, क्योंकि आपका बिल राज्य का बल है और आपका योगदान उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। आज आप सभी विजेता केवल इनाम जीतकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप ईमानदारी, पारदर्शिता और जन भागीदारी का संदेश भी यहां से साथ लेकर जा रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में और भी आने वाले समय में अनेक नवाचारों को स्थापित करने में, सुशासन स्थापित करने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करने के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। अनेक सारे नवाचार हमने किए हैं। अभी मैं एक दिन यहीं पर सोशल मीडिया के साथियों के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उनसे उस दिन कहा कि एक बार मैं अपने सोशल मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जो नवाचार, जो निर्णय, जो नीतियां पहली बार हुई हैं उसका भी एक बार आकलन करें कि वो कितनी है। तो उसमें से एक नवाचार हमारा ये भी है, जो बिल लाओ इनाम पाओ योजना है, वो भी इस नवाचार का एक हिस्सा है। तो मैं एक बार फिर से इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बिल लाओ इनाम पाओ योजना के सभी विजेताओं को दूर दूर से आए हैं, उनका अपनी तरफ से एक बार फिर से स्वागत करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई बातें कही और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आज उत्तराखंड में किस तरीके से खनन को कम किया गया है। पहले खनन की अक्सर खबरें आती थी और अब सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो अयोध्या से थे और अयोध्या में ध्वजारोहण जो है वो कर दिया गया है। तो ध्वजारोहण के बाद की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा चुका है। प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया था और अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान भावुक भी नजर आए। जब उन्होंने ध्वजारोहण किया था, साधु संतों में अलग ही खुशी देखी जा रही है, श्रद्धालुओं में उत्साह है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि ऐसा भारत बनाना है जिसमें राम राज्य से जो प्रेरित हो, ऐसा भारत बनाना है। योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को संबोधित किया जिसमें राष्ट्र हित सर्वोपरि हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भारत बनाने की बात कही। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। 161 फीट ऊंचाई पर केसरिया परचम लहराया है और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का उत्साह, लोगों की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। जिस ऐतिहासिक पल का सभी को इंतजार था, आखिरकार वो ऐतिहासिक पल सभी ने अपनी नज़रों में कैद किया। श्रद्धालुओं ने भी लाइव इन तस्वीरों को देखा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।